अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है ये लास्ट वाला लेक्चर हमारा चल रहा है जिसमें हम पढ़ेंगे कि स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जो बने हुए हैं उनके अंदर इनका क्या इंटरेस्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जो बने हैं उनके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है। ठीक है। और उसके बाद कन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स क्या है। ठीक है कि एक जो डेवलपर है उसने ये जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके दरमियान में जो कन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं उनको क्या ख़त्म कर देना चाहिए, क्या उनको रिजॉल्व करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। तो स्टेक होल्डर के बारे में पहले तो मैं आपको बता दूं कि मिसाल के तौर पर अगर कोई एक सॉफ्टवेयर है, मिसाल के तौर पर व्हाट्सएप आप समझ लें। व्हाट्सएप को बनाने वाले, व्हाट्सएप के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने वाले, व्हाट्सएप को यूज करने वाले, व्हाट्सएप को और भी किसी तरीके से इसके साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो इस सॉफ्टवेयर के साथ इन्वॉल्व होते हैं वो उसके सॉफ्टवेयर के, उस सॉफ्टवेयर के स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। ठीक है। यानी कोई भी एक सिस्टम है, कोई भी एक प्रोजेक्ट है, उसकी डेवलपमेंट से लेके, उसकी रिक्वायरमेंट से लेके, उसकी डेवलपमेंट तक, उसकी इम्प्लीमेंटेशन तक, उसकी रनिंग तक, जो भी उसमें करेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं वो सारे के सारे करेक्टर स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। ठीक है। अब आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बनने शुरू हो चुके हैं और 2030 तक जो कौमें एआई सिस्टम्स के अंदर एआई टूल्स को ज़्यादा यूज़ करेंगी, ज़्यादा फ़ायदा लेंगी, तो वो बेहतरीन जो है वो नेशन कहलाएगी। अकॉर्डिंग टू जो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, एक दफ़ा बेस बन गई उस कौम की तो वो कौम हमेशा के लिए तरक्की की तरफ जाएगी और बहुत स्पीड के साथ जाएगी। तो हम भी एआई की तरफ तवज्जो दे रहे हैं। इसमें हुकूमत पाकिस्तान भी अपना किरदार अदा कर रही है। आप लोग भी इसकी तरफ आना शुरू हो जाए, एआई की तरफ। तो एआई में क्या होता है कि हमने सिस्टम्स को क्या करनी है, एक ऐसी इंटेलिजेंस देनी है, उनको इंटेलिजेंट बनाना है ताकि वो काम जो ह्यूमन बीइंग कर रहा होता है वो कंप्यूटर अब खुद करना शुरू कर दे। Using AI-based machines like fixing an intelligent brain, the machines that has decision-making capabilities solve complex problems। कि हमने ह्यूमन ब्रेन की तरह का एक ब्रेन ऐसा बनाना है जो हमारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, जो ह्यूमन ब्रेन से भी ज्यादा की जो है वो कंप्यूटिंग पावर रखता हो। उसके बाद स्टेक होल्डर्स का मैंने आपको बताया कि स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं। स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, इट इज एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ, ग्रुप, ये ग्रुप भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी है, हु आर अफेक्टेड बाय एआई सिस्टम, जो उस सिस्टम से साथ अफेक्ट हो रहे होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और हैव इंटरेस्ट इन इट्स सोशल इम्पैक्ट, या उसके सोशल इम्पैक्ट की वजह से उस पर असरअंदाज हो, वो स्टेक होल्डर कहलाते हैं। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इज ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड इन अ वेरियस एरियाज, बट इट आल्सो पोसेस एथिकल, सोशल एंड लीगल चैलेंजेस। एआई तो जो हमारे सिस्टम में आ चुकी है, लेकिन इससे जो बनने वाले सिस्टम है वो हमारी एथिकल लाइफ के ऊपर भी, हमारी सोशल लाइफ के ऊपर भी, हमारी लीगल लाइफ के ऊपर भी बड़ा इम्पेक्ट कर रही है और हमारे लिए प्रॉब्लम्स, हमारे लिए चैलेंजेस जो है वो क्रिएट कर रही है। ठीक है। और किन के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए। स्टेक होल्डर्स में भी एंड यूजर, स्टेक होल्डर कोई एंड यूजर भी हो सकता है, डेवलपर भी हो सकता है, इसका कस्टमर भी हो सकता है, सप्लायर भी हो सकता है, एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं, रेगुलेटर्स भी हो सकते हैं, फंडर्स भी हो सकते हैं, ओनर्स भी हो सकते हैं, पॉलिसी मेकर्स भी हो सकते हैं, और भी कम्युनिटी भी हो सकती है जो एआई के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकती है। तो जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उससे इफेक्ट हो सकता है, एंड यूजर हो, डेवलपर भी इफेक्ट हो सकता है, कस्टमर भी हो सकता है, सप्लायर भी हो सकता है, एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं, रेगुलेटर्स भी हो सकते हैं, फंडर्स भी हो सकते हैं, ओनर्स भी हो सकते हैं, पॉलिसी मेकर्स भी हो सकते हैं, कम्युनिटी भी हो सकती है। तो जहाँ पे एआई सिस्टम के पॉजिटिव इम्पैक्ट है वहां पर नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट में क्या है और पॉजिटिव इम्पैक्ट में क्या है, ये हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पॉजिटिव इम्पैक्ट पढ़ते हैं कि ये अनबाइस्ड होता है। अनबाइस्ड से मुराद ये होता है
कि मिसाल के तौर पर अगर आप एक टीम के अंपायर हैं, ठीक है, तो जिसके साथ आपकी ज्यादा लगाव होगा तो आप उसके फैसले भी उसके हक में देना शुरू कर देंगे, तो मतलब बाइस्ड होना शुरू हो जाएंगे आप, इंसाफ के तकाजों को पूरा नहीं कर सकते। जबकि जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं एआई सिस्टम के, ये अनबाइस्ड होता है, इसके अंदर इमोशंस नहीं होते, जिसकी वजह से ये अनबाइस्ड होता है। ठीक है। ये किस अगर मिसाल के तौर पर अगर मैंने आपको जॉब पर हायर करना है, तो हो सकता है आप मेरे करीबी दोस्त हों या आप मेरे रिलेटिव्स हों, तो मैं हो सकता है आपकी फेवर कर दूं, तो मैं बायस्ड हो सकता हूँ। लेकिन एआई सिस्टम ने जब किसी अप्लाई जॉब के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया था, जब उनकी सीवी को क्या करता है, प्रोसेस करता है, तो वो कभी भी गलत डिसीजन नहीं करता, मेरिट के ऊपर जो इंस्ट्रक्शन उसको मिलती है उसके हिसाब से फैसला करता है। ठीक है। तो जो एआई सिस्टम्स होते हैं वो अनबाइस्ड डिसीजंस लेते हैं, सबसे बड़ा फायदा है। अराउंड द क्लॉक अवेलेबिलिटी होती है। ह्यूमन बीइंग क्या करता है, वो 6 घंटे 8 घंटे काम कर सकता है, उसके बाद अगर ज्यादा देर काम करे तो उसके फैसलों में, उसकी वर्किंग में कमी आनी शुरू हो जाती है। लेकिन जो एआई सिस्टम होते हैं 24 घंटे जो है हफ्ते में अवेलेबल होते हैं, यानी कि फुल टाइम जो है ना वो अपनी ड्यूटी निभा रहे होते हैं, क्योंकि मशीन्स होती हैं, तो मशीन्स में जाहिर बात है थकावट का नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिवाय इसके कि वो उसको एनर्जी जो मिलती रहे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो मिलती रहे। फिर उसके बाद जीरो रिस्क होता है। ह्यूमन बीइंग किसी ना किसी जगह पे गलती कर सकता है, लेकिन इनको जो इंस्ट्रक्शन मिली जाती है, एक दफा सिस्टम रेडी हो जाता है, पास होता है मुख्तलिफ टेस्ट के बाद, उसके बाद वो इस तरह की गलती नहीं करता। हाँ, जो एआई सिस्टम्स होते हैं उनके अंदर इम्प्रूवमेंट की जगह होती है, वो इम्प्रूव करते रहते हैं, लेकिन एक खास थ्रेशोल्ड के ऊपर वो गलती नहीं करते। तो रिस्क का जो फैक्टर है एआई सिस्टम के अंदर बहुत कम होता है। ठीक है। फिर उसके बाद रिडक्शन इन ह्यूमन एरर कर सकता है, लेकिन जो मशीन्स हैं वो एरर बहुत कम करती हैं। अब जैसे कि ह्यूमन एरर जो क्या हो सकता है कि एक आदमी दिल का ऑपरेशन कर रहा है और उस वो अचानक क्या होता है, उसके लिए कोई इशू बनता है, उसको डॉक्टर जो है वो खुद बेचारा बीमार हो जाता है, उसका उसको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, तो दरमियान में ही उसका जो ऑपरेशन है वो दरमियान में रह जाता है। ठीक है। तो अगर कोई अल्टरनेट सोल्यूशन ना किया गया तो जो मरीज की जान भी जा सकती है, लेकिन जो मशीन्स होती हैं वो अपना काम कंप्लीट कर रही होती हैं। ठीक है। उसके लिए बस एनर्जी सोर्सेज उनको कंप्लीट मिलते रहे तो वो कंप्लीट अपना काम कर लेती हैं, तो उनके अंदर एरर की जो है वो कम से कम एरर होती है। फिर नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ एआई सिस्टम क्या होते हैं? नेगेटिव इम्पैक्ट से मुराद क्या है कि उसका हमारे मुआशरे के ऊपर क्या बुरा असर पड़ता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि लेस क्रिएटिविटी एंड इमोशंस। चूंकि मशीन्स के अंदर इमोशंस नहीं होते हैं, इसलिए वो हमारी कई कई बातों को नहीं समझ सकते। हम एक फिक्रे को बोलते हैं, वो उसका लिटरली मीनिंग लेता है, तो बैक एंड पे जो पसे पर्दा जो हमने मीनिंग कहा तो उसको नहीं डिटेक्ट कर सकते। जो सिस्टम्स होते हैं क्रिएटिव नहीं होते। ह्यूमन बीइंग बड़ा क्रिएटिव है क्योंकि उसने एआई सिस्टम भी बना लिया, लेकिन एआई सिस्टम अपने जैसा एआई सिस्टम अभी बनाने के काबिल नहीं है। अब जब एआई सिस्टम मार्केट में आ जाएंगे तो लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगी। ठीक है। जहाँ पर 10 बंदे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है वो एआई सिस्टम जो है काम कर रहा होगा। तो जो सॉफ्टवेयर बेचने वाले हैं वो डिफरेंट दास है, वो कहते हैं कि जी एक सॉफ्टवेयर जो है ये 10 बंदों जितना काम करेगा, तो अगर 10 बंदे लगाएंगे तो 100 बंदों जितना काम होगा। तो वो अपना सॉफ्टवेयर बेचने के लिए इसको पॉजिटिव अंदाज में पेश करते हैं, जबकि जो गवर्नमेंट है और दूसरे अदारे हैं वो कहते हैं कि नहीं जी एआई सिस्टम आ गए तो हमारे पास जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट जो है उसकी में कमी आ जाएगी। एथिकल एंड मॉरल कंसर्न क्या होता है कि एआई के अंदर डिफिकल्ट टू इनकॉर्पोरेट एथिक्स एंड मॉरलिटी इन एआई सिस्टम, कि हम एआई सिस्टम्स के अंदर ना एथिक्स ना अखलाकियात डाल सकते हैं, ना कोई मॉरल वैल्यूज के अंदर डाल सकते हैं। उसको जो डिसीजन दिया जाए, वो जो इंस्ट्रक्शन दी जाए उसी के मुताबिक वो डिसीजंस करते हैं। तो ये बड़ा सबसे बड़ा इशू यही है कि सिस्टम्स के अंदर जो एथिक्स नहीं है, मॉरल वैल्यूज कोई नहीं होती। हाई कॉस्ट है सिस्टम को डेवलप करने के लिए, सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है। ठीक है। तो इस कॉस्ट से बचने के लिए फिर क्या होता है कि जो हम सिस्टम्स के जो डेमो वर्जन यूज़ करते हैं, अगर हमें पसंद आता है तो फिर हम उसको यूज़ करते हैं, लेकिन ये हाई कॉस्टली होते हैं, कॉस्ट एफिशिएंट नहीं होते। फिर जो लास्ट वाला टॉपिक है वो ये है, कन्फ्लिक्टिंग
कन्फ्लिक्ट कहते हैं झगड़ा जो होता है, ठीक है, जो एक दूसरे के ऊपर एतराजात होते हैं। तो जो डेवलपर होता है उसको क्या चाहिए, उसको ये चाहिए कि अगर ये डेवलपर है, फर्ज करें ये दो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, तो डेवलपर को, ये डेवलपर खुद भी एक स्टेक होल्डर होता है, तो इनके दरमियान में जो इशू है उसको रिजॉल्व करे, ना कि उस इशू को खत्म सप्रेस करे, उस इशू को दबाए नहीं, बल्कि उनके इशू को रिजॉल्व करे। और दोनों क्लाइंट की जो चीज़ें हैं जो वो चाहते हैं, जो कॉमन चीज़ें उसको डेवलप करे, और जो इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करे दोनों की मर्जी के मुताबिक। तो फिर ये कन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स की वजह से क्या बन जाता है कि एआई सिस्टम फेल हो जाते हैं। तो एआई सिस्टम्स को कामयाब बनाने के लिए फिर हमें क्या चाहिए, जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो कन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको रिजॉल्व करना चाहिए, ना कि उनको दबा देना चाहिए। ठीक है, ये पूरे पैराग्राफ के अंदर यही वाली बात लिखी है, इसको आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ये यहाँ पर ख़त्म होता है, हमारा पांचवा चैप्टर ख़त्म हो गया इंशाल्लाह। इसके बाद छठा चैप्टर शुरू करते हैं इंशाल्लाह।